नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था ए पर घात 7 गुणे ए पर घात -9 का मान क्या होगा। स्क्रीन पर आप देखिए ए पर घात 7 गुणे ए पर घात -9 दिया गया है। आपको ज्ञात होगा जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा ए पर घात 7 और प्लस और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -9, ठीक है। अब 7 में से 9 घटेगा तो आपका आ जाएगा उत्तर -2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए पर घात -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप देखिए आपको दिया गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते होंगे, हो जाएगा ऊपर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा इससे कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा ए माइनस बी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। दिया गया है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा, ठीक है। भिन्न आपको दिया गया है 7/20। आपको ज्ञात होगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 से 5 बार में कटेगा और 7 गुणे 5 यानी कि 35%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा गया था, यदि समुच्चय ए का मान दिया गया है 4, 6, 7 और बी का मान दिया गया है 3, 5, 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ए और बी समुच्चय में जो दोनों में कॉमन होगा वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी में यहाँ पर 4, 6, 7 दिया गया है और बी में देखिए 3, 5, 6 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो जो कॉमन होता है वहीं इंटरसेक्शन का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था 1 वर्ग मीटर बराबर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी ऑप्शन वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपसे पूछा जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको वर्ग मीटर का ही मान सेंटीमीटर वर्ग में बताना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और 100 का होल स्क्वायर है, यानी कि 100 गुणे 100 यानी कि आपका मान आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग मीटर बराबर क्या हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक एक ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देता है जो उसे भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब कि वाहक चेक वो चेक होता है जो आप किसी भी व्यक्ति को देंगे तो जो उसको लेकर करके बैंक में काउंटर पर जाएगा उसको बैंक उतना अमाउंट जितना चेक पर मेंशन होगा उस चेक को ले जाने वाले व्यक्ति को दे देगा, तो इसे ही वाहक चेक कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, एक भुजा ये है एक भुजा ये है, क्योंकि ये वाली जो भुजा होगी इसे कर्ण बोला जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार जिसकी लंबाई 6 है गुणे लंब जिसकी लंबाई 4 है। अब देखिए 2 तिहाई 6 और 3 चौके 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि जब यहाँ पर दिया गया था कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हम लोग इस आधार को 6 की जगह 4 मान सकते हैं और इस लंब को 4 की जगह 6 मान सकते हैं। तो बिल्कुल मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने आधार को 4 मान लिया और लंब को 6 मान लिया। अब जब फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार यानी कि 4 गुणे लंब यानी कि 6, तो भी आपका उतना ही मान आएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लंब या फिर आधार किसे भी माने आपका उत्तर वहीं आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 8वां प्रश्न पूछा गया था, यदि 9x 12 और 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करिए। समानुपात कहने का मतलब आप 9 और x अनुपात ये और इन दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह है और 12 अनुपात x ऐसे लिख सकते हैं। अब समानुपात का नियम ये कहता है कि बाहर वाले अंकों का गुणा
बराबर अंदर वाले अंकों के गुणे के बराबर होगा। अब देखिए बाहर वाला अंक यानी कि कितना हो गया 9 गुणे 16 बराबर अंदर वाला कितना हो गया x गुणे 12। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 3 से काट दे रहा हूँ तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 त्रिके 9 हो जाएगा। फिर ये 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा 3 गुणे 4 यानी कि 12 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आपको गुणनखंड करना आता होगा, जैसे कि ये मान लीजिए ये इस फॉर्मेट में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले ए और सी का गुणा करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। ठीक है, तो 1 में 10 से गुणा कर देंगे तो मान आ जाएगा 10। अब 10 का गुणनखंड इस प्रकार से करना है, दो भागों में 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर दोनों का 10 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर मान 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 2 ले लेता हूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 2। ठीक है, माइनस 10। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 एक्स आ जाएगा, कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए मैं एक्स का दोनों तरफ गुणा कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट से मैं x प्लस 5 कॉमन ले रहा हूँ तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, पहला हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2। यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। दिया गया है कि 6 मीटर लंबाई, ध्यान दीजिएगा लंबाई आपको कितना दे दिया गया 6 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर ऊंचाई यानी कि हाइट दिया गया है h बराबर 2.5 मीटर। ठीक है, एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई, जिसे आप लोग चौड़ाई भी बोला जा सकता है, तो b का मान दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन को हम लोग v से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया, बाकी दोनों जो दिए गए हैं लंबाई और ऊंचाई वो मीटर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई को आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबका वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ। लंबाई दिया गया है 6 गुणे चौड़ाई आपको दिया गया है 15। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया तो मीटर में मैं कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से ऊंचाई आपको कितना दिया गया है 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये इससे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 40 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये 15 छक 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 4 दूनी 8, एक शेष बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 शेष बचा और 4 पचे 20, यानी कि 2.25 मीटर क्यूब जो होगा वह इस दीवार का आयतन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। दिया गया है कि भिन्न 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि माना हम लोग x से अगर गुणा कर देते हैं तो संख्या 42 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, गुणनफल 42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो आपको भिन्न दिया गया है 9 सही 4/5, इसमें मैं x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो प्रश्न के अनुसार 42 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगर इस मिश्रित भिन्न को मैं साधारण भिन्न में कन्वर्ट करूं तो ये 5 9 45 हो जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49/5 गुणे x बराबर हो जाएगा 42। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं 6 से काट दूं, 7 से काट दूं तो 7 छक 42 हो जाएगा और इसको काटूं तो 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए x बराबर ये 5 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि 5 छका 30 और ये 7 भाग में चला जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 7, यानी कि x का मान आ गया आपका 30/7। यानी कि दिए गए भिन्न 9 सही 4/5 में अगर हम लोग 30/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका गुणनफल 42 आ जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर P जिसे मूलधन बोलते हैं उसका मान आपको दिया गया है 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे वार्षिक ब्याज की दर बोलते हैं 10% आपको दिया गया है। उसके बाद से समय दिया गया है N जिसे हम लोग T से भी डिनोट कर सकते हैं, उसका मान दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। अब चक्रवृद्धि
जो मिश्रधन होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर पी हो जाता है ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है, सबकी वैल्यू आपको दी गई है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना। देखिए पी का मान आपको कितना दिया गया है, 1000 हो गया, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 100, और n का मान 2 दिया गया है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और ये एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और प्लस 1 ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 पहले से था यहाँ पर, और 11/10 का होल स्क्वायर है, यानी कि 11/10 एक बार, फिर एक बार और मैं गुणा कर दे रहा हूँ 11/10, 2 बार मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया, 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, और ये 1 0 बचा हुआ है, यानी गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 1210 रुपये। ये क्या आया है, ये मिश्रधन आया है। ठीक है, टोटल अमाउंट आया है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। ब्याज कैसे मिलेगा, ब्याज निकालने के लिए इंटरेस्ट जिसे बोला जाता है, वो मिश्रधन में से यानी टोटल अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन को घटाना होगा। टोटल अमाउंट हमारा कितना आया 1210, और हमारा मूलधन कितना था, वो था 1000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1000 यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो अब कितना आ जाएगा 210 रुपया। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात आपको दिया गया है 4:5:6। उसका आयतन आपको दिया गया है 960 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ की मापें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, आपको तीनों भुजाओं की अनुपात दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आयतन दिया गया है, और आपसे अब माप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो मैं मान ले रहा हूँ लंबाई जो है वो 4x है। ठीक है, इसी प्रकार से चौड़ाई को मैं मान ले रहा हूँ 5x है, और ऊंचाई को मान ले रहा हूँ कि 6x है। अब किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है, जिसे वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम हमको दिया गया है 960। ठीक है, तो v के जगह मैं रख दे रहा हूँ 960। उसके बाद से लंबाई का मान कितना है 4x, गुणे चौड़ाई का मान कितना है 5x, गुणे ऊंचाई का मान कितना है 6x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए 4 5 20 और 20 छका 120। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 960 बराबर 120 गुणे x का गुणा एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और ये 3 बार हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा x पर घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान आ गया x³ बराबर 96, माफ़ कीजिएगा 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 96 था जिसे हमने 12 से काट दिया तो 8 आ गया। अब देखिए ये x अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये इधर आकर के घनमूल में हो जाएगा। ठीक है, ये 8 था, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे प्रश्न में पूछा था कि घनाभ की माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। लंबाई हमने कितना माना था 4x माना था। ठीक है, लंबाई 4x माना था, और x का मान 2 आया है, तो यानी कि 4 गुणे 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से चौड़ाई जिसे b से हमने डिनोट किया था, कितना माना था 5x माना था, 5 गुणे x का मान 2 है, यानी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई हमने कितना माना था 6x माना था, 6 गुणे x का मान 2 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। यहाँ पर दिया गया है x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आपको दिया गया प्रश्न में x² - 1 - 2y - y²। इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। देखिए x² ऐसे दिया गया है, और इसको मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो -y² हो गया, फिर इसको लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा -1, और अंत में क्या बचेगा -2y, तो इसको मैं बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जितना टर्म है, ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा y² + 1 + 2y। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसको समझिए। अगर मैं इसको y + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर ये कहता है a² + b² + 2y। अब देखिए a की जगह y रखिए और b की जगह 1 रखिए, आपको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ये पहले का x² था। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a² - b² का, तो क्या होता था a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का मान हमें कितना मिला है, x मिला है, और b का मान y + 1 मिला है। अब इसी फॉर्मूले पर आप रख दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा a + b, यानी कि x + y + 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a - b। a का मान कितना है, x है, और माइनस, और b का मान कितना है, y + 1 है। ठीक है,
उसके बाद से देखिए इसको सिंपली आपको इसको सॉल्व करने के लिए माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो आपका ये वाला तो वैसे ही रह जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। यहाँ बोला जा रहा है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। यहाँ मैं पहले फिगर बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हों। यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें एक जीवा खींची गई है। ये मान लीजिए मैं जीवा ए बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरी लंबाई ए बी की लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है जिसके केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र है जिसे मैं पॉइंट ओ मान ले रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि जिसकी केंद्र से दूरी, किसकी, जिसकी मतलब जीवा की बात की जा रही है, ठीक है। जीवा की केंद्र से दूरी, देखिए दूरी हमेशा लंबवत लेते हैं, ठीक है। यानी जीवा ए बी थी तो इस पर हमको एक लंब डालना होगा, ये 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ओ और मान लीजिए इसको सी में मान ले रहा हूँ, तो ओ सी की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है और ए बी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ओ बी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी। टोटल लंबाई हमें 10 पता है, तो यानी AC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी और CB की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए त्रिभुज OCB में, इस त्रिभुज में देखिए OCB त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में अब आपको OB का मान निकालना है, यानी कि कर्ण का मान निकालना है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि कर्ण का मान निकालने के लिए हमें अंडर रूट लंब का स्क्वायर जिसका मान 12 दिया गया है, यानी इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जिसका मान 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, यानी 169, और इसका वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि OB जो कि त्रिज्या थी R थी, उसका मान कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। दिया गया संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। टोटल कितनी संख्या हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिग्मा F इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एन, यानी कि दिए गए पदों का योग, सभी पदों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 110 बटे पदों की कुल संख्या। कुल कितने पद हैं, 10 हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा 11। यही आपका उत्तर होगा। इसके अलावा एक और विधि आपने पढ़ी होगी समांतर माध्य निकालने के लिए। अगर सबका अंतर अगर समान है, देखिए सबके बीच में 2-2 का गैप है, ठीक है। अगर सबका अंतर समान है तो समांतर माध्य का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रथम पद यानी कि 2 प्लस अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद क्या है, 20 है, 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11। तो दोनों में से कोई सी भी विधि आप अपना सकते हैं, दोनों के माध्यम से आपको एक ही उत्तर प्राप्त होगा। आपका उत्तर हो जाएगा, इसका समांतर माध्य 11 होगा। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17 में बोला गया है कि निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगुणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। पहला दिया गया है आपको 13 स्क्वायर बराबर 169। देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 स्क्वायर बराबर 169, तो इसको लॉग में बदलने के लिए यहाँ पर सिंपली आप लॉग लिखेंगे और यहाँ पर आधार लिखते हैं। आधार कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर उसका मान लिखते हैं, इसका मान कितना है 169 बराबर, यहाँ पर बराबर के आगे हम लोग घात लिखते हैं, तो घात कितना था, तो 2 था, तो इसका मान क्या हो जाएगा लॉग 13 169 बराबर 2, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आपको पूछा गया था 10 पर -3 बराबर 1/10 क्यूब, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए हमने इसी नियम से आप फिर से लिखिए, तो क्या हो जाएगा लॉग, और आधार कितना था, आधार 10 था, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, और मान कितना था, ये वाला मान था, तो यहाँ पर टोटल मान लिख देंगे 1/10 पर क्यूब बराबर, और इसके बाद से घात लिखते हैं, घात कितना था -3 था, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विगत पिछले 5 वर्षों में पूछे गए DLED 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण
ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाता हूं ताकि चीजें आपको स्पष्ट हों। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी कम से कम 2 भुजाएं समान हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। अब एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सामने वाली जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि जितना कोण बी होगा उतना ही कोण सी के बराबर होगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि जो तीसरा कोण है, देखिए समान कोण जो है वह तीसरे कोण से 4 गुना है। कौन 4 गुना है? जो समान कोण है तीसरे कोण से। तो मान लीजिए तीसरा कोण यही वाला बचा, ए वाला। तो माना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, माना कोण ए बराबर एक्स, अगर मैं मान ले रहा हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है। तो जब ये 4x होगा तो कोण सी भी 4x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं कोण सी भी लिख दे रहा हूं। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब तीनों त्रिभुज के अंतःकोण कितने हैं? पहला x है, दूसरा 4x है और तीसरा भी 4x है। बराबर कितना मैं लिख सकता हूं? 180 अंश। अब देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 9x बराबर 180 अंश। 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। अब x का मान 20 आया तो कोण a का मान कितना था? कोण a का मान x था। देखिए कोण a का मान कितना है? कोण a का मान x है, यानी x का मान 20 है, तो कोण a कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कोण b कितना था? कोण b था आपका 4x, 4 गुणे x का मान 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। और कोण c भी 4x था, यानी कोण c का मान भी हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब देखिए 80 80 160 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो 180। तो इस हिसाब से आपका उत्तर सही आ रहा है और ये प्रमेय को भी संतुष्ट कर रहा है। तो आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या हो जाएगा? कोण ए 20 अंश, कोण बी और कोण सी 80 अंश का होगा। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र पूरा आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा पिछले 5 वर्षों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।